इससे प्रीवियस वीडियो में हम फुल वेस्टर्न ब्लॉटिंग कवर कर चुके हैं। नाउ समझते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 से और डिफरेंट ईयर से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गिवन है। A protein found in the Golgi compartment was found to be degraded rapidly at mitosis. Golgi extracts isolate from G1 and M phase cell treated with deubiquitination inhibitors were treated with glycosidase and Western blot done using antibodies against the protein. इसमें हमें ये बोला है कि हमने कुछ सेल्स जो G1 फेस में थी, कुछ सेल जो M फेस में थी, उनसे प्रोटीन को आइसोलेट किया। अब इन सेल्स में हमने ग्लाइकोसाइडेस को ऐड किया है, ग्लाइकोसाइडेस से ट्रीट किया है, और कुछ सेल्स में ग्लाइकोसाइडेस से ट्रीट नहीं किया। एम फेज की भी कुछ सेल्स को ग्लाइकोसाइडेस से ट्रीट किया है और कुछ सेल्स को नहीं किया। सेम जीवन की भी हमने कुछ सेल्स को ट्रीट किया है ग्लाइकोसाइडेस से और कुछ को नहीं किया। और साथ में इन्होंने इसमें डीयूबिक्विटिनाइलेशन इनहिबिटर्स डाले हैं। और हमें अब एक वेस्टर्न ब्लॉट गिवन है। वेस्टर्न ब्लॉट से हम क्या क्या स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं कि करेक्ट है। हमें ये वेस्टर्न ब्लॉट गिवन है और ये बोला है कि हमने जीवन की और एम फेज की सेल्स को डीयूबिक्विटिनाइलेशन इनहिबिटर से ट्रीट किया है, और कुछ सेल में ग्लाइकोसाइडेस गिवन है, कुछ सेल में नहीं दिया ग्लाइकोसाइडेस। तो अब हमें इस वेस्टर्न ब्लॉट को देख के हमें स्टेटमेंट्स बताने हैं कौन से करेक्ट है कौन से नहीं है। तो पहले तो इस वेस्टर्न ब्लॉट को ही समझते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट हमने बताया कि प्रोटीन्स शो कर रहा है, प्रोटीन्स को एक्सप्रेस कर रहा है मेम्ब्रेन पे। ओके, प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रहा है मेम्ब्रेन पे कि उस सेल में कौन कौन सी प्रोटीन्स आ रही हैं। अब आप एक बात सोचिए, ग्लाइकोसाइडेस क्या होता है। ग्लाइकोसाइडेस समझने से पहले ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है। गोल्जी में जब भी प्रोटीन्स आती हैं, राइबोसोम से प्रोटीन्स आती हैं, तो उनका ग्लाइकोसाइलेशन होता है। ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। हमें ओ लिंक एन लिंक से कुछ नहीं करना है, बस याद दिलाने के लिए। ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन सीरिन थ्रियोनिन पे होता है, एन लिंक एस्पार्जिन पे होता है। इसमें ग्लाइकेन एक मॉलिक्यूल अटैच होता है प्रोटीन्स पे, प्रोटीन्स पे ग्लाइकेन एक मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है। सो यहाँ पे ग्लाइकोसाइडेस यूज किया है, मीन्स उस प्रोटीन पे जो ग्लाइकेन मॉलिक्यूल है उसको रिमूव किया है। ग्लाइकोसाइडेस, एएससी आ गया लास्ट में, मतलब रिमूव करना। तो मतलब जिन सेल्स में हमने ग्लाइकोसाइडेस दिया है उनका हमारा ग्लाइकेन मॉलिक्यूल प्रोटीन पे अटैच हुआ था, वो रिमूव हो गया, और जिन सेल को ग्लाइकोसाइडेस नहीं दिया उन पे ग्लाइकेन मॉलिक्यूल अभी भी अटैच है। फर्स्ट थिंग तो ये समझनी थी जो हमें कॉमन पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। जो हमारे मेथड्स एंड बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें एक तो टेक्निक का प्रिंसिपल पता होना चाहिए, और जो हमारी कॉमन बायो है जैसे ग्लाइकोसाइलेशन, यूबिक्विटिनाइलेशन, जो हमने कॉमन मॉलिक्यूलर में बायोकेमिक्स हमें पढ़ी है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। हम बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो हमें ग्लाइकोसाइलेशन पता था। सेकंड इसमें बोला है डीयूबिक्विटिनाइलेशन इनहिबिटर्स, मींस यूबिक्विटिन को रिमूव करने वाले इनहिबिटर्स। डीयूबिक्विटिनेशन मतलब होता है यूबिक्विटिन को रिमूव करना, यूबिक्विटिनाइलेशन मतलब होता है प्रोटीन को यूबिक्विटिन ऐड करना। जब भी प्रोटीन पे यूबिक्विटिन ऐड होता है तो प्रोटीन रिमूव हो जाती है। अब प्रोटीन पे जो यूबिक्विटिन को हटा रहे थे उनको रोक देना, डीयूबिक्विटिनाइलेशन इनहिबिटर्स, मतलब जो प्रोटीन से यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल को हटा रहे थे उनको रोक दिया। मतलब प्रोटीन पे यूबिक्विटिन अटैच होगा, मतलब प्रोटीन पे यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल अटैच होगा। तो यहाँ से दो बात क्लियर होती हैं, जो भी प्रोटीन्स हैं उन पे एक तो यूबिक्विटिन अटैच है, उन पे एक तो यूबिक्विटिन अटैच है। सेकेंड बात, जिनमें ग्लाइकोसाइडेस नहीं दिया उनमें तो ग्लाइकेन मॉलिक्यूल अटैच है और यूबिक्विटिन भी अटैच है। जिन सेल्स में ग्लाइकोसाइडेस दिया है उनका ग्लाइकेन मॉलिक्यूल रिमूव हो गया है, उन पे सिर्फ क्या है, उन पे सिर्फ यूबिक्विटिन है, ग्लाइकेन नहीं है। पता चल गया। अब आप खुद बताइए, किसी पे ग्लाइकेन होगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा कम होगा, बढ़ जाएगा कम होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो वो जेल में पीछे रह जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते के साथ ही हमारा जो प्रोटीन है वो मूव करती है, बट स्लो रेट से मूव करती है। जिनमें यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल अटैच होगा वो क्या होंगी, वो हमारी फास्ट रन करेंगी, स्लो रन करेंगी, स्लो रन करेंगी। क्यों स्लो रन करेंगी, क्योंकि अब यूबिक्विटिन अटैच है तो उन पे वेट बढ़ गया है, वेट बढ़ गया है तो धीरे चलेंगी। इफ कोई रेस में भाग रहा है, उसको बैग और दे दिया है, साथ में स्कूल बैग दे दिया है, तो वो रेस में थोड़ा धीरे भागेगा। सेम वही हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले इस वेस्टर्न ब्लॉट को समझते हैं, जो समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, नॉर्मल नॉलेज के लिए और साथ में
हमारे मेथड्स इन बायोलॉजी के क्वेश्चंस के लिए। समझते हैं इस वेस्टर्न ब्लॉट को। हमें फर्स्ट टाइप दिया है जीवन। जीवन में एक टाइप के जेल है जिसमें ग्लाइकोसाइडेस नहीं दिया, नेगेटिव GLY लिखा हुआ है, मतलब ग्लाइकोसाइडेस नहीं दिया। एक है जिसमें ग्लाइकोसाइडेस दिया है, जिसमें ग्लाइकोसाइडेस नहीं दिया, ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन। पहले फर्स्ट लाइन देखते हैं। फर्स्ट लाइन में ग्लाइकोसाइडेस नहीं दिया, मतलब ग्लाइकोसाइडेस नहीं दिया मतलब ग्लाइकिन मॉलिक्यूल अटैच है, ग्लाइकिन मॉलिक्यूल अटैच है, ग्लाइकिन मॉलिक्यूल अटैच है। ग्लाइकिन मॉलिक्यूल अटैच है तो हमारा ये थोड़ा स्लो मूव करेगा एज कंपेयर टू सेकेंड लेन जिसमें ग्लाइकोसाइडेस दिया है। उसमें ग्लाइकोसाइडेस दिया है, ग्लाइकिन मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो वो थोड़ा फास्ट मूव करेगी। तो वही तो हो रहा है। जो प्रोटीन, ये दोनों सेम प्रोटीन है, पर जीवन में यहाँ पे ग्लाइकोसाइडेस, फर्स्ट लेन में ग्लाइकोसाइडेस नहीं दिया था तो इसकी वजह से ग्लाइकिन अटैच था, वो पीछे रह गई। और जो हमारी सेकेंड लेन वाली प्रोटीन है वो आगे आ गई क्योंकि इस पर ग्लाइकिन था ही नहीं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई? जब आप थर्ड लेन देखेंगे तो थर्ड लेन से आपको पता चलेगा कि इसमें ग्लाइकोसाइडेस नहीं है, ग्लाइकोसाइडेस इसमें नहीं है, एम फेस में ग्लाइकोसाइडेस नहीं है। और साथ में बहुत सारे बैंड आ रहे हैं, बहुत सारे बैंड आ रहे हैं। एक बैंड यहाँ भी है, एक बैंड यहाँ भी है, एक बैंड यहाँ भी है, एक बैंड यहाँ भी है। ये जो ब्लैक ब्लैक आ रहा है ना, ये बहुत सारे बैंड आ रहे हैं। बहुत सारे बैंड क्यों आ रहे हैं? इतनी सारी प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स तो हमें एक फाइंड करनी है। इतनी सारी प्रोटीन्स है, इतने सारे बैंड कैसे आ रहे हैं? इतने सारे बैंड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यूबिक्यूटिन नॉन यूनिफॉर्म अटैच होता है। ग्लाइकोसाइडेस, ग्लाइकिन मॉलिक्यूल तो यूनिफॉर्म अटैच होता है कि एक सीरीन पे आ गया, एक थ्योनीन पे आ गया, या हमारा एस्पार्जिन पे आ गया। पर जो यूबिक्यूटिन है वो ओवरऑल प्रोटीन पे कहीं भी आ जाता है। कुछ प्रोटीन पे 2 यूबिक्यूटिन के मॉलिक्यूल आए तो वो लाइन में थोड़ा पीछे हो गया। किसी इंसान को हम 2 बैग दे देंगे, वो लाइन में थोड़ा पीछे हो जाएगा, वो धीरे भागेगा। हम 3 बैग दे देंगे, वो और धीरे भागेगा। उसको और वेट दे देंगे, वो और धीरे भागेगा। तो जैसे जैसे यूबिक्यूटिन के मॉलिक्यूल अटैच होते चले गए वैसे वैसे उन प्रोटीन्स की जो रेट था वो स्लो होता चला गया। समझ आया? यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम जो हमारा वेट है वो किसका है? यहाँ पे है मैक्सिमम वेट, जो सिमिलर है इसके। मीन्स इसमें भी ग्लाइकोसाइडेस नहीं दिया था, इसमें भी ग्लाइकोसाइडेस नहीं दिया था, तो सबसे मैक्सिमम जो है ग्लाइकोसाइडेस नहीं दिया था, तो ग्लाइकिन के साथ यहाँ तक भाग पाया हमारा प्रोटीन। फिर यूबिक्यूटिन जैसे अटैच होता चला गया, वो और कम स्पीड होती चली गई, वो और कम भागता चला गया। समझ में आया? फोर्थ लेन में आते हैं। किस पे आते हैं? फोर्थ लेन में। ये है हमारी फोर्थ लेन। फोर्थ लेन में क्या हुआ? फोर्थ लेन में ग्लाइकोसाइडेस दिया था तो ग्लाइकिन तो हट गया। ग्लाइकिन हट गया तो ये हमारा थोड़ा रेस में आगे भागा, इसके साथ आ गया क्योंकि यहाँ पे भी ग्लाइकिन नहीं था सेकंड लेन में भी। बट इसके और प्रोटीन्स पीछे भी रह गए, कुछ प्रोटीन्स पीछे भी रह गए, क्योंकि कभी भी सेल में वो प्रोटीन सिर्फ एक ही नहीं होती है, बहुत सारी होती है। नंबर ऑफ प्रोटीन ज़्यादा होती है हमारी एक टाइप की। तो किसी में एक यूबिक्यूटिन मॉलिक्यूल अटैच हुआ तो वो और पीछे रह गया, किसी में 2 यूबिक्यूटिन मॉलिक्यूल अटैच हुए, क्योंकि यहाँ पे यूबिक्यूटिन को रिमूव करने के लिए जो डी-यूबिक्यूटिनाइलेज एंजाइम है उसका तो इनहिबिटर दे दिया है, यूबिक्यूटिन तो रिमूव होना नहीं। इससे हमें क्या पता चलता है कि एक तो जीवन फेज में यूबिक्यूटिनाइलेशन नहीं हो रहा है। ओके, जीवन फेज में ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा था जो कि ग्लाइकोसाइडेस की वजह से रिमूव हो गया है, पर एम फेज में यूबिक्यूटिनाइलेशन हो रहा है क्योंकि हमारी जो प्रोटीन्स है वो बहुत सारे बैंड शो कर रही हैं। वो बहुत सारे बैंड कब शो करेंगी? जब यूबिक्यूटिनाइलेशन होगा। जब भी हम यूबिक्यूटिन मॉलिक्यूल का हम ग्राफ देखेंगे, ऐसे वेस्टर्न ब्लॉट देखेंगे तो हमें बहुत सारे बैंड्स मिलते हैं क्योंकि यूबिक्यूटिन नॉन यूनिफॉर्म अटैच होता है। पॉली यूबिक्यूटिन होता है, कहीं पे यूबिक्यूटिन ज़्यादा अटैच हो जाता है, कहीं पे मोनो हो जाता है, कहीं पे कम हो जाता है, कहीं पे कम होता है, नॉन यूनिफॉर्म अटैच होता है। ओके, तो अब हम इनके स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है? द प्रोटीन इज ग्लाइकोसाइलेटेड इन जीवन एंड एम फेज। प्रोटीन जीवन में भी ग्लाइकोसाइलेटेड थी, एम फेज में भी ग्लाइकोसाइलेटेड थी। यस, ये वाली बात हम बोल सकते हैं क्योंकि हमने देखा है कि ग्लाइकोसाइडेस वाली जो प्रोटीन थी वो हमारी पीछे रह गई, तो ग्लाइकेन अटैच हुआ जब तो पीछे रह गई। तो हमारी प्रोटीन कहाँ पे ग्लाइकोसाइलेट हुई थी? जीवन में ग्लाइकोसाइलेट हुई थी। ऐसे ही हमने एम फेज में देखा, एम फेज में भी हमारी जो नेगेटिव ग्लाइकोसाइडेस प्रोटीन थी वो पीछे रह गई क्योंकि उनमें ग्लाइकोसाइडेस रिमूव नहीं हो पाया, मतलब उनमें ग्लाइकोसाइलेशन हो सकता था, चांसेस थे ग्लाइकोसाइलेशन के। मतलब ग्लाइकोसाइलेशन जो हो रहा है ना वो जीवन में भी हो रहा है, एम में भी हो रहा है। ग्लाइकोसाइलेशन जीवन में भी है, एम में भी है, ये तो करेक्ट है। हमें क्या बताना है जो हम नहीं बता सकते, इससे कैन नॉट डिटरमाइन, इस ग्राफ से क्या डिटरमाइन नहीं कर सकते। इससे तो हमने डिटरमाइन कर लिया कि जीवन में भी ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है, एम में भी हो रहा है। बी क्या बोलता है? बी बोलता है हमारा कि प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेटेड थी और यूबिक्यूटिनाइलेटेड थी एम फेज में। यस,
प्रोटीन हमारी ग्लाइकोसाइलेटेड भी थी और यूबिक्विनाइलेटेड भी थी। एम फेस में ग्लाइकोसाइलेटेड तो थी यूबिक्विनाइलेटेड भी थी। एम फेस में ग्लाइकोसाइलेटेड तो थी ही, यूबिक्विनाइलेटेड भी थी। ये भी हमारा करेक्ट है। सी बोलता है प्रोटीन यूबिक्विनाइलेटेड थी बट ग्लाइकोसाइलेटेड नहीं थी एम फेस में। यदि वो यूबिक्विनाइलेटेड थी, ग्लाइकोसाइलेटेड नहीं थी, तो जब हमने ग्लाइकोसाइडेज एक में दिया एक में नहीं दिया तो ये डिफरेंस क्यों आया? ये पीछे रह गई, ये आगे चली गई, ये डिफरेंस क्यों आया? ग्लाइकोसाइलेशन की वजह से ही तो आया। तो मीन्स हमारा सी क्या है? रॉन्ग है। सी आंसर रॉन्ग है कि प्रोटीन यूबिक्विनाइलेटेड तो थी एम फेस में पर हमारी ग्लाइकोसाइलेटेड नहीं थी। नहीं, ये रॉन्ग है। सी है प्रोटीन यूबिक्विनाइलेटेड नहीं थी जीवन में। यस, यूबिक्विनाइलेटेड नहीं थी। यूबिक्विनाइलेटेड होती तो हमारा ये भी हमारा ऐसे होता, क्योंकि यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल नॉन यूनिफॉर्म अटैच होते हैं। सो हमारा इसका आंसर आ जाता है सी। सो इन ग्राफ को समझने का एक ही तरीका है कि आपको एक तो ये पता होना चाहिए था कि हमारा जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग है उसमें जो प्रोटीन आगे आ रही है वो लो मॉलिक्यूलर वेट की है, जो पीछे रह गई है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट की है। ओके, सेकेंड ये हमारा प्रोटीन को शो कर रहा है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए, जैसे यूबिक्विनाइलेशन क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, यूबिक्विटिनाइलेस इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन हमारा यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, ये सब भी पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूड हुआ है कि जीवन फेस में हमारा ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है, क्योंकि ग्लाइकोसाइडेज देने पर अलग अलग ग्राफ आ रहे हैं। एक में ग्लाइकोसाइडेज दिया, एक में नहीं दिया, तो अलग अलग ग्राफ आ रहे हैं। जिसमें दिया ग्लाइकोसाइडेज उसका ग्लाइकिन रिमूव हो गया, उसका ग्लाइकिन रिमूव होने की वजह से वो रेस में अब आगे भागेगा। जिसमें नहीं दिया ग्लाइकोसाइडेज उसका ग्लाइकिन रिमूव नहीं हुआ, वो पीछे रह गया। इससे क्या पता चलता है कि प्रोटीन हमारे जीवन फेस में ग्लाइकोसाइलेटेड हुई थी। ओके, यूबिक्विनाइलेटेड नहीं हुई थी, क्योंकि यूबिक्विनाइलेटेड होती तो हमारा ऐसे ही ग्राफ आता जैसे हमारा एम फेस में आ रहा था। एम फेस में क्या हुआ, इस तरीके से ग्राफ आया, और वो हमें पता है वो क्यों आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि हमारी प्रोटीन यूबिक्विनाइलेटेड होती है। यूबिक्विनाइलेटेड प्रोटीन जो होती है जिसमें यूबिक्विटिन अटैच होता है, जिसकी वजह से हमारा यूबिक्विटिन अटैच होता रहता है नॉन यूनिफॉर्म वे में, और हमारी डिफरेंट बैंड्स की प्रोटीन आती है। और हमारा एम फेस में हमारा ग्लाइकोसाइलेटेड भी हो रही थी प्रोटीन। वो कैसे पता चला? क्योंकि जब हम ग्लाइकोसाइडेज दे रहे थे और नहीं दे रहे थे, अलग अलग बैंड में उन्होंने डिफरेंस शो किया। तो इससे हमें ये कंक्लूड होता है सी हमारा रॉन्ग है और सारे आंसर हमारे करेक्ट हैं। सी आंसर हमारा करेक्ट आता है क्योंकि इन्होंने रॉन्ग ही स्टेटमेंट पूछा है, तो सी आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग का, जो CSIR में आया हुआ है। In an attempt to detect protein expression profile in a cell, Western blot technique is employed. Expression of two new protein is to be followed by probing with respective high affinity antibody. Unfortunately, the two proteins were found in co-migrated SDS page profile. Under this situation, using one-dimensional SDS page and by Western blot, which one of the following is the best way to demonstrate the presence of both the proteins? इसमें क्या पूछा है? उससे पहले एक सिचुएशन समझते हैं। आपको वेस्टर्न ब्लॉट रन करने को दिया, आपने वेस्टर्न ब्लॉट रन किया, प्रोटीन्स रन करी। आपने वो जो प्रोटीन्स ली थी वो मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स था, ऑब्वियसली मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स था। उसमें मानो हमारी एक्स प्रोटीन है, वाई प्रोटीन है। आपने रन किया, पूरा जो हमारा ब्लॉटिंग थी वो रन करी। रन करने के बाद आपने एक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी डाली, प्राइमरी एंटीबॉडी, देन एक्स के अगेंस्ट सेकेंडरी एंटीबॉडी, डिटेक्ट कर लिया एक्स को। अब आपको पता है इस ब्लॉट में हमारा वाई प्रोटीन भी है, क्योंकि जो हमने मिक्सचर दिया था उसमें वाई भी थी। अब हम चाहते हैं कि हम वाई को भी डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या अब हमें फिर से पूरा प्रोटोकॉल करना पड़ेगा? हमें पहले सेपरेट करना होगा, फिर ट्रांसफर करना होगा, ये सब पूरा करना पड़ेगा फिर से। ये तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा कि हम उसी प्रोटीन, जो प्रोटीन हमारी उसी जेल में प्रेजेंट है, उस प्रोटीन के लिए अलग जेल रन कर रहे हैं। कितना वेस्टेज होगा। ऐसा नहीं करते, ऐसा कभी नहीं करते। इफ हमारा उस जेल में कोई और प्रोटीन भी है और हमें उसको भी टेस्ट करना है, तो हमें एंटीबॉडीज रिमूव करनी पड़ेंगी अपनी पहली वाली प्रोटीन्स की, और अब न्यू एंटीबॉडीज डालनी पड़ेंगी। मीन्स हमें जो स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स हैं उनको स्किप करना होगा, सीधा थर्ड स्टेप से स्टार्ट करना होगा। मीन्स जो 2 स्टेप है वो दोनों प्रोटीन के लिए कॉमन रहेंगे, पर थर्ड स्टेप चेंज हो जाएगा। हमने ट्रांसफर किया हमारा मेम्ब्रेन पे, उसके बाद हम क्या करते हैं? ब्लॉकिंग करते हैं। ब्लॉकिंग के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, और फिर चेक करते हैं। अब हमने एक्स प्रोटीन डिटेक्ट कर ली। अब हम वाई प्रोटीन के लिए करना चाहते हैं, वाई की एंटीबॉडी डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम एक्स की एंटीबॉडीज़ को रिमूव करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्स की एंटीबॉडीज़ को रिमूव करेंगे। ये चीज़ मुझे अब तक याद है, जब मेरा डिसर्टेशन चल रहा था तो मैंने SDS पेज रन किया था और मुझे कोई आइडिया नहीं था ऐसे, तो मेरे माइंड में यही था कि मुझे अब फिर से जेल बनाना है और फिर से वो रन करना है।
देन जो PhD स्टूडेंट थी जो मुझे गाइड कर रही थी, नीरज मैम, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि शिखा ऐसे कभी नहीं करते हैं, ऐसे हम फिर से फुल जेल रन नहीं करते हैं, कितने केमिकल्स वेस्ट होंगे, कितना मतलब सब कुछ पूरा टाइम वेस्ट होगा। हम इसी में ही, इफ़ हमारे इसी प्लॉट में हमारा वाई प्रोटीन भी है तो हम एक्स की एंटीबॉडीज़ को रिमूव करेंगे और वाई को देखेंगे। अब पहला स्टेप आता है एंटीबॉडीज़ को कैसे रिमूव करेंगे, इसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग स्टेप, इसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग स्टेप। स्ट्रिपिंग में क्या करते हैं, हम सारी एंटीबॉडीज़ को रिमूव कर देते हैं, हम एंटीबॉडीज़ को रिमूव कर देते हैं। स्ट्रिपिंग जो है, स्ट्रिपिंग बफर डाल के हम अराउंड 30 to 40 मिनट्स स्ट्रिपिंग बफर में रखते हैं अपनी मेम्ब्रेन को, जिससे कि हमारी सारी की सारी जो एंटीबॉडीज़ हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी, वो सब रिमूव हो जाती हैं। अब हम न्यू एंटीबॉडी डालेंगे, वो हमारी वाई प्रोटीन के लिए होगी। सो ये जो हमारा स्ट्रिपिंग बफर है, इसका जो कॉन्स्टेंट होता है, इसमें ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है, 20% होता है और इसका pH अराउंड 2.2 होता है, क्योंकि लो pH पे जो हमारा इंट्रैक्शन है प्रोटीन एंड एंटीबॉडीज़ का, वो हमारा वीक हो जाएगा। ओके, एंड 20 क्या करता है, 20 स्पेसिफिसिटी को रिमूव करता है। जो हमारी प्रोटीन्स पे हमारा एंटीबॉडीज़ बहुत स्पेसिफिक वे में इंटरेक्ट हो रखी हैं, तो उसको रिमूव कर देता है, उनके इंट्रैक्शन को वीक कर देता है। अपनी मेम्ब्रेन को अराउंड 30 to 40 मिनट स्ट्रिपिंग बफर में रखते हैं। स्ट्रिपिंग बफर में रखने के बाद हम उसको देन वॉश करते हैं, क्योंकि अब प्राइमरी एंटीबॉडी जो रिमूव हो चुकी है, अब हमें स्ट्रिपिंग बफर जो रहता है उसको भी रिमूव करना है। अब हमारे पास एक मेम्ब्रेन आ गई है जिसके ऊपर प्रोटीन्स हैं, एक्स भी है, वाई भी है और प्रोटीन्स भी हैं। अब हम एंटीबॉडीज़ डालेंगे वाई प्रोटीन के अगेंस्ट, प्राइमरी एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी, देन हम उसको वाई को डिटेक्ट करेंगे। सो ये होता है एक्सपेरिमेंट। अब हमें इस क्वेश्चन में यही बोला है कि हमें 2 प्रोटीन्स हैं, वो साथ में रन हुई एक जेल में, हमने एक प्रोटीन्स को देख लिया कि वो क्या है, उनका एक्सप्रेशन, उनका सब कुछ डिटेक्ट कर लिया हमने। अब हमें सेकेंड प्रोटीन रन करनी है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शन देखते हैं। डी हमें बोला है सब्जेक्टिंग द टेक्निक ऑफ स्ट्रिपिंग रीप्रोबिंग ऑफ द जेल आफ्टर ट्रांसफरिंग टू नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन व्हाइल डूइंग वेस्टर्न ब्लॉटिंग। हमें स्ट्रिपिंग करनी है, रीप्रोबिंग करनी है। रीप्रोबिंग जो बोला, पहले स्ट्रिपिंग करा, अपने एंटीबॉडीज़ को रिमूव करा। रीप्रोबिंग मतलब फिर से हमारा एक न्यू प्रोब डाला जिसमें हमारी एंटीबॉडीज़ है, हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी। तो हमारा जो डी है वो करेक्ट है। डी में यही बोला है कि हमने रीप्रोबिंग किया, स्ट्रिपिंग किया। तो हमेशा जब भी आप एक्सपेरिमेंट करें, ये बात ध्यान रखें कि आपको अगेन जेल रन नहीं करना होता है, आपको स्ट्रिपिंग करनी होती है, रीप्रोबिंग करनी होती है, देन अपने उसी जेल में अपनी प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करना। सो ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे CSIR नेट JRF के वेस्टर्न ब्लॉटिंग से। नेक्स्ट वीडियो में हम साउथर्न ब्लॉटिंग, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग, STS पेज, ये सब कवर करेंगे और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक।